एनालिटिकल फ़िलासफ़ी का आगाज़ लेट 19th सेंचुरी में होता है और ये वो दौर था कि जब यूरोप में हर तरफ हेगल की आइडियलिज़्म के चर्चे थे। तो उस वक्त चंद फ़िलासफ़र ने आइडियलिज़्म को क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट किया। उनका कहना ये था कि आइडियलिज़्म जो है ये एक तसव्वुराती थ्योरी है या तसव्वुराती फ़िलासफ़ी है और रियलिटी से कोसों दूर है। तो क्यों ना हमें आइडियलिज़म के बजाय रियलिज़म की तरफ आना चाहिए ताकि हमारे जो प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं या रियलिटी में हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम उनको हल कर सकें। दूसरी बात ये थी कि ये फिलासफर स्पेकुलेटिव मेथड पे ही क्रिटिसाइज कर रहे थे कि स्पेकुलेटिव मेथड जो है ये बहुत ज़्यादा रैशनल पे या थिंकिंग पे जोर दे रहा है, जबकि एम्पीरिसिज्म को इसने इग्नोर कर रखा है। तो हमें एम्पीरिसिज्म की तरफ आना चाहिए। इन फिलासफर्स में जर्मन फिलासफर गॉटलिब फ्रेगा थे, ब्रिटिश फिलासफर ब्रेटन रसल, जी.ई. मूर थे और ऑस्ट्रिया के फिलासफर लुडविग विटगेनस्टाइन जो थे ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो बुनियादी तौर पर इनका नुक्ता नज़र ये था कि फ़िलासफ़ी को जो है वो एक साइंस होना चाहिए और फ़िलासफ़िकल प्रॉब्लम्स को हम एम्पीरिसिज्म की रोशनी में और हम साइंटिफिकली इन प्रॉब्लम्स को हल करें। यानी इनकी तनकीद स्पेकुलेटिव मेथड ऑफ फ़िलासफ़ी पे थी और ये कोशिश कर रहे थे कि हम कोई ऐसा अल्टरनेट मेथड लेके आएँ कि जिसमें जो है रियलिटी हो और जिससे हम प्रॉब्लम्स को रियलिटी के हिसाब से और एम्पिरिसिस्ट अप्रोच से हम उनको हल कर सकें। फ्रेगा और रसल वगैरह बेसिकली ये मैथमेटिशियन थे और ये कोशिश कर रहे थे कि हम कोई ऐसा फिलोसॉफिकल मेथड लेके आएँ कि हम फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स को लॉजिकली और मैथमेटिकली हम उन्हें हल कर सकें। तो इन्हीं की कोशिशों से एनालिटिकल फिलॉसफी वजूद में आती है और 20th सेंचुरी में ये इतनी पॉपुलर हो जाती है कि फिलासफर की जो अक्सरियत थी वो स्पेकुलेटिव मेथड को छोड़कर एनालिटिकल मेथड ऑफ फिलासफी पे आ जाती है और आज तक एनालिटिकल मेथड की छाप बहरहाल फिलासफर पे कहीं ना कहीं मौजूद है। एनालिटिकल मेथड ऑफ फिलासफी को डिफाइन करने से पहले कुछ चीज़ें जो इसके बारे में समझना इंतहाई ज़रूरी हैं कि एक तो इन्होंने लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करार दिया। इनका कहना ये था कि किसी भी इंसान के जहन में जाके हम उसे नहीं देख सकते कि वो क्या सोच रहा है, बल्कि हमें तब ही पता चलेगा कि जब वो किसी लैंग्वेज में हम तक वो ख्यालात को कम्युनिकेट करता है। तो अगर हम लैंग्वेज का प्रॉपर एनालिसिस करें, लॉजिकल एनालिसिस करें, तो हम फिर उन ख़यालात तक दुरुस्त तरीके से पहुंच सकते हैं या उन प्रॉब्लम्स को हम बेहतर तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं कि जिनका सामना हमें करना पड़ रहा है। तो पहले इनकी यानी इनका पॉइंट ये था कि जो हमारे कंसेप्ट राइज हैं हमारे लैंग्वेजेस में, तो इनमें बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी और बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती है। सेकंड थिंग ये कि ये फिलासफर इनका ये ख्याल था कि हमें ऐसे मेथडोलॉजी लेके आना चाहिए कि हम लैंग्वेज का जो है वो लॉजिकली हम उनका एनालिसिस करें और हम फिर उन्हें फैक्ट्स के साथ जो है कंपेयर करें और फिर हम उससे रिजल्ट निकालें कि क्या हमें जो कंसेप्ट दिया गया है तो क्या ये दुरुस्त है या ये दुरुस्त नहीं है। एनालिटिकल फिलासफी के बुनियादी जो कंसेप्ट्स हैं उनमें से फर्स्ट वन जो है कि लॉजिक जो है ये एक रैशनल टूल है, सोच समझ का एक टूल है, लेकिन इसके साथ साथ हम इसी लॉजिक को हम लैंग्वेज को समझने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि एनालिटिकल मेथड में हम एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करते हैं एज कंपेयर टू सिंथेसिस। स्पेकुलेटिव मेथड ऑफ फिलासफी में हमने देखा था कि सिंथेसिस पे ज़्यादा जोर था या हम चाह रहे थे कि होल के बारे में कुछ कंक्लूड कर लें या एक बड़ी पिक्चर ले लें हम चीज़ों के बारे में। लेकिन एनालिटिकल फिलासफी में हमारा जो फोकस होता है वो चीज़ों के एनालिसिस पे होता है। यानी अगर हम कोई होल है तो उसके
پارٹس کو اگر ہم 1 بائی 1 ایگزامن کریں تو اگر سارے پارٹس درست ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ جو پورا ہول بن رہا ہے وہ بھی درست ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے زور دیا تھا کہ کوئی بھی سبجیکٹ ہے اس کی لینگویج جو ہے وہ پرفیکٹ لینگویج ہونی چاہیے، ایسی لینگویج ہونی چاہیے جس میں کوئی ایمبیگیوٹی نہ ہو۔ مثلا جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ میٹا فزکس میں بہت سی ایسی ٹرمز استعمال ہوتی ہیں جن میں ایمبیگیوٹی پائی جاتی ہے، جیسے سول ہو گیا، یا خدا کا کنسیپٹ ہو گیا، یا مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ تو یہ سارے ایسے کنسیپٹس ہیں جن میں ایک فلاسفر دوسرے سے ویری کر رہا ہوتا ہے۔ تو ان کی کوشش یہ تھی کہ ہم ایسی لینگویج ڈیولپ کریں کسی بھی سبجیکٹ کی کہ جس میں یہ ایمبیگیوٹی نہ ہو اور وہ ہر ایک کے لیے کلیئر ہو۔ فورتھ ون یہ ہے کہ انہوں نے جو اپروچ لی تھی تو ہم اسے بٹ سائز اپروچ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایز اپوز ٹو اسپیکولیٹو میتھڈ، ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں پورے ہول کو ایگزامن کرنے کے بجائے ہمیں اس کے جو چھوٹے چھوٹے پارٹس ہیں انہیں ایگزامن کرنا چاہیے۔ برٹرینڈ رسل جو ایک میتھمیٹیشین تھے، انہوں نے میتھ اور لاجک کو کمبائن کر کے جو اپنا اسکول آف تھاٹ دیا تھا تو اسے لاجیکل ایٹمزم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جیسا کہ فزیکل سائنسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں جو کہ ایٹمز کہلاتے ہیں، جن کو ہم مزید ڈیوائڈ نہیں کر سکتے اور ان سے مل کے ہی ساری چیزیں بنتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ لینگویج بھی ایسے چھوٹے چھوٹے پارٹ سے مل کر بنتی ہے جنہیں مزید ہم چھوٹا نہیں کر سکتے، اور انہی چھوٹی چھوٹے پارٹیکلز کے ملاپ سے ہم سینٹینسز بناتے ہیں یا پروپوزیشنز بناتے ہیں۔ تو اگر اس کے آپ ایگزامپل دیکھیں تو ہے ایک لفظ ہے تو ہے کو آپ مزید چھوٹا نہیں کر سکتے، اسی طرح احمد ایک نام ہے اور اس نام کے آپ مزید پارٹیکلز نہیں بنا سکتے۔ تو یہ بیسیکلی لینگویج کے ایٹمز ہیں۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ دنیا میں جو ہے لینگویج کے اندر 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ اینٹیٹیز ہوتی ہیں، باقی ان کی پراپرٹیز ہوتی ہیں، اور پھر ان کے درمیان ریلیشنز ہوتے ہیں۔ جیسے آپ اینٹیٹیز دیکھیں تو کوئی شخص ہے، جیسے کہ ہم اگزامپل دے رہے ہیں کہ احمد ایک لڑکا ہے تو احمد ایک اینٹیٹی ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی پراپرٹیز ہوتی ہیں، جیسے کہ احمد کی پراپرٹی کہ وہ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، یا جیسے گرین چیزوں کی پراپرٹی ہے کہ ان کا کلر جو ہے وہ گرینش ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی پراپرٹیز ہو گئی۔ تو اینٹیٹیز، پراپرٹیز، اور تیسرا ان کے درمیان ریلیشن ہوتا ہے۔ جیسے احمد اور حسام جو ہے وہ بھائی ہیں، تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 اینٹیٹیز ہیں، ایک احمد ہے ایک حسام ہے، اور ان میں ریلیشن بیان کیا گیا ہے۔ تو ان کا خیال بھی یہی تھا کہ کچھ اینٹیٹیز ہوتی ہیں، ان کی پراپرٹیز ہوتی ہیں، اور ان کے درمیان ریلیشنز ہوتے ہیں، اور انہی سے ہی پوری لینگویج اخذ کی جاتی ہے۔ اور انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ ہم کچھ لاجیکل کانسٹنٹس استعمال کرتے ہیں جن میں ہم جو ہے ان ورڈز کو ملا کر اور پروپوزیشنز بناتے ہیں۔ مثلا جیسا کہ اینڈ ہو گیا، اور ہو گیا، دین ہو گیا، تو اس میں ہم 2 پروپوزیشنز کو ملا کے ہم پھر جو ہے کمپلیکس جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس بنا لیتے ہیں، جیسا کہ وہ جا رہا تھا اور میں آ رہا تھا۔ تو اس میں اور جو ہے یہ 2 چیزوں کو ملا کے ہم نے ایک کمپلیکس اسٹیٹمنٹ بنا لی ہے۔ اسی طرح کچھ کوانٹیفائرز ہوتے ہیں لینگویج کے اندر، جیسا کہ آل یا سم یا نن، تو یہ بھی ہماری لینگویج میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو کہنا ان کا یہ تھا کہ ہم اپنی یہ جو لینگویج ہوتی ہے اس میں موجود پروپوزیشنز کو ہم لاجک کی زبان میں لکھ سکتے ہیں یا ہم میتھ کی زبان میں لکھ سکتے ہیں، اور پھر ان کو لکھنے کے بعد ہم ٹروتھ ٹیبل بنا لیتے ہیں، اور ٹروتھ ٹیبل بنا کے ہم لاجیکلی ان کا انالیسس کرتے ہیں کہ آیا یہ جو اسٹیٹمنٹ ہمیں بیان کی جا رہی ہے کیا یہ درست ہے یا یہ غلط ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ میتھ میں جب ہم سیٹ کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بلڈر نوٹیشن جو ہے اس میں ہم اسی طرح ایک جو اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہوتی ہے تو اسے ہم میتھ کی لینگویج میں ہم کنورٹ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کا انالیسس شروع کرتے ہیں،
और इसी तरह फिर उन जो सेट्स हैं उनको हम हल कर लेते हैं। एनालिटिकल फिलासफी के अपोजिट जो टर्म इस्तेमाल होती है वो कॉन्टिनेंटल फिलासफी है। कॉन्टिनेंटल फिलासफी से ये मुराद है कि एनालिटिकल फिलासफर से पहले जो यूरोप पूरे कॉन्टिनेंट में जो फिलासफर्स आए थे तो पॉपुलरली उन्हें कॉन्टिनेंटल फिलासफर्स कहा जाता है, जैसा कि रेने डेकार्ट थे, कांट थे, हेगल थे। तो ये सारे कॉन्टिनेंटल फिलासफर्स थे और इनका जो मेथड ऑफ फिलासफी या जो स्टाइल था वो स्पेकुलेटिव मेथड था। तो हम कह सकते हैं कि ये एक कंपैरिजन है एनालिटिकल मेथड ऑफ फिलासफी और स्पेकुलेटिव मेथड ऑफ फिलासफी के दरमियान। तो स्पेकुलेटिव मेथड में हमारा फोकस आर्ट की तरफ ज़्यादा था, मेटाफिजिक्स की तरफ ज़्यादा था, जबकि एनालिटिकल मेथड में हमारा फोकस साइंसेस की तरफ ज़्यादा है। इसी तरह स्पेकुलेटिव मेथड में हम रैशनल को और इंट्यूशन को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि एनालिटिक मेथड में हम एम्पिरिसिज्म की अप्रोच लेकर चलते हैं। इसी तरह हम ये भी देख सकते हैं कि एनालिटिकल फिलासफी जो है वो स्पेशलाइजेशन पे फोकस करती है, यानी हमें स्मॉलर जो एरियाज़ हैं उनको देखना है और उनकी स्पेशलाइजेशन करनी है, जबकि जो स्पेकुलेटिव फिलासफर थे तो वो एज ए होल इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो रखते थे। यूँ भी कह सकते हैं कि जो एनालिटिकल फिलासफी है इसमें हम आर्गुमेंटेशन से काम लेते हैं, जबकि जो स्पेकुलेटिव मेथड है हम इसमें बयान करते हैं या नरेट करते हैं। लास्ट वन इज ये कि एनालिटिकल मेथड का फोकस चीज़ों को डिस्कवर करने में होता है, जबकि स्पेकुलेटिव मेथड का जो फोकस था वो चीज़ों को क्रिएट करने में होता है। तो मेनली बहुत एक बड़ा डिफरेंस पाया जाता है एनालिटिकल मेथड ऑफ फिलासफी और स्पेकुलेटिव मेथड ऑफ फिलासफी के दरमियान। एनालिटिक फिलासफी यहाँ पे एक मेथड ऑफ फिलासफी है, दूसरी तरफ ये खुद एक मेटाफिजिकल फिलासफी भी है। अगर हम कुछ वर्ल्ड फेमस एनालिटिकल वर्क को अगर हम देखें तो गॉटफ्रेड फ्रेगर जो थे तो उन्होंने ऑन सेंस एंड रेफरेंस लिखी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जब चीज़ों से रिलेटेड हमारे रेफरेंस तब्दील हो जाते हैं तो हमारी सेंसेशन भी तब्दील हो जाती है। इसी तरह ब्रेटन रसल ने मशहूर ज़माना किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका लिखी थी, इसी तरह प्रॉब्लम्स ऑफ फिलासफी लिखी थी, जिनमें उन्होंने कहा था कि हम लॉजिक की ज़बान में और मैथ की ज़बान में फिलासफी के प्रॉब्लम्स को ईज़िली हल कर सकते हैं। जी मूर जो अगेन ब्रिटिश फिलासफर थे, इन्होंने फिलासफिकल स्टडीज़ अपनी बुक लिखी जिसमें उन्होंने एनालिटिकल वर्क बयान किया। लुडविग विटगेनस्टाइन का एनालिटिकल वर्क आपको नज़र आएगा उनकी बुक प्रैक्टिकस लॉजिको फिलोसोफिकस में। इसी तरह कार्ल पॉपर जो इनके बाद आए तो इन्होंने अपनी जो फेमस बुक है वो लिखी लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। तो कार्ल पॉपर की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इन्होंने जो है यूँ कह लें कि जो साइंटिफिक थ्योरीज होती हैं तो इनको बिल्कुल एक नई जहतें इसमें मुतारिफ कराई। तो इनका कहना ये था कि हम जब इंडक्टिव लॉजिक इस्तेमाल करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं या चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और उनकी बुनियाद पे हम जो है वो कंक्लूजन या लॉज बना लेते हैं। मसलन जैसा कि हम देखें कि हमने एक कौवा देखा जो स्याह था, फिर दूसरा देखा और फिर हमने हज़ारों देखे तो वो सारे स्याह थे, तो हमने इंडक्शन कर ली है कि कौवे स्याह होते हैं। तो इनका कहना ये था कि बजाय इसके कि हम ये हज़ारों चीज़ें देखें, हमें एक और तरीके से चलना चाहिए कि हम कोशिश करें कि क्या हम उस थ्योरी को या उस लॉ को जुटला सकते हैं या नहीं जुटला सकते। मसलन आप बजाय स्याह कौवे ढूंढने के आप सिर्फ एक ऐसा कौवा ढूंढ लें जो सफ़ेद कलर का अगर हो तो आप फिर इस लॉ को इजीली जुटला सकते हैं। तो इनका कहना ये था कि जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं उनको ऐसा होना चाहिए कि जिनको जुटलाया जा सके, और जो थ्योरीज जो है वो जुटलाई नहीं जा सकती तो दर हकीकत वो दुरुस्त ही नहीं हो सकती। तो कार्ल पॉपर की इन राइटिंग से थ्योरीज बिहाइंड साइंटिफिक थ्योरीज का जो कंसेप्ट था, जो पैराडाइम थी, वो बिल्कुल ही चेंज हो गई और हम इंडक्टिव मेथड में कुछ नई चीज़ों से आशना हुए।